बेटी का पैसे वाला ससुराल देख माँ बनी सौतन। अब आएगा मजा। अब हो गई ना मेरी बेटी की शादी। अब आराम से उसके बाप के पैसे पर ऐश करूंगी। अब ये सारा पैसा मेरा। तभी वहां पर दिव्यांशी आती है, जिसकी आहट सुन सुषमा पैसों को ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख देती है। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। कौन कहता है कि सौतेली माँ बच्चों को प्यार नहीं करती, क्योंकि आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना अमीर और इतना पैसे वाला ससुराल ढूंढा है आपने मेरे लिए। अब कुछ दिन बाद दिव्यांशी की शादी हो जाती है। दिव्यांशी का उसके ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह दिव्यांशी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है। दिव्यांशी, खाना तो तुमने बहुत ही लजीज बनाया है, लेकिन ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। घर में काफी नौकर हैं जो घर का सारा काम बहुत आराम से संभाल लेते हैं। अब दिव्यांशी अपने पैसे वाले ससुराल में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसे अपने पैसे वाले ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन, बहुत दिन हो गए हैं सुषमा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार दिव्यांशी के ससुराल जाकर उससे मिलना चाहिए? इस बुढ़े को भी ना पानी की तरह बस पैसा बहाना आता है, और फालतू में अपनी बेटी के यहाँ जाएगा और ना जाने कितने पैसे उस पर उड़ा देगा। हाँ, सोच तो मैं भी रही थी कई दिनों से कि अपनी बेटी से मिल लूं। अब सुषमा और रामवीर दिव्यांशी के ससुराल पहुंचते हैं। दिव्यांशी दरवाजा खोलती है। मम्मी पापा, आप यहाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है आपने, चलिए अंदर आ जाइए। अब सुषमा जैसे ही घर के अंदर घुसती है कि दिव्यांशी के आलिशान ससुराल को देखकर सुषमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह बेटी, इतना आलिशान घर, मजे मजे में तो मेरी बेटी को लगता है कुछ ज्यादा ही पैसे वाला ससुराल मिल गया है। तभी सुषमा की नजर हर्ष पर जाती है, जहां हर्ष नौकरों को ढेर सारे नोटों की गड्डी दे रहा था। ये रखो तुम लोग, ये तुम्हारे महीने की तनख्वाह ही समझो। हर्ष सर, ये पैसे तो हमारी तनख्वाह से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें थोड़े पैसों की और जरूरत थी। तभी हर्ष अपनी पॉकेट से कुछ और पैसों को निकालता और नौकरों के हाथ में देता है। बाप रे, यहाँ तो बस बात बात पर पैसों की बारिश हो रही है। अब कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर घर के नौकर तरह तरह के एक्सपेंसिव पकवान डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं। ओह गॉड, एक 5 स्टार होटल जितना एक्सपेंसिव खाना मेरी बेटी के ससुराल में खाया जाता है। इसका मतलब तो साफ है कि मेरी बेटी का पति बहुत पैसे वाला है। इससे मेरी बेटी की शादी क्यों हो गई? काश इसको मैंने फंसा लिया होता। कहाँ खोई हुई हो आप सुषमा जी? जब से आई हो तब से बस चीजों को देखते ही जा रही हो। अरे खाना खाइए, खाना ठंडा होने को है। कुछ देर बाद मेहरा परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर अपने अपने बेडरूम में आराम करने चले जाते, जहां सुषमा खुद से बातें करते हुए कह रही थी, मेरी बेटी का पति जितना टॉल एंड स्मार्ट है उतना ही ज्यादा पैसे वाला है। अब टाइम आ गया है कि मैं अपने प्यार का जाल अपनी बेटी के पति पर फैला दूं, ताकि ये सारा पैसा मेरे नाम हो जाए। अगले दिन सुबह जब रामवीर अपनी बेटी के ससुराल से जाने की बात कर रहा था, वहीं सुषमा, अरे आप जाइए, आपको अपना बिजनेस संभालना होता है, मुझे थोड़ी। मैं अभी अपनी बेटी के ससुराल में थोड़े दिन और रुकूंगी। हाँ, क्यों नहीं माँ। हाँ सुषमा जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपका जब तक मन है आप तब तक यहाँ रुक सकती हैं। रामवीर सुषमा को छोड़ वहां से चला जाता है। दिव्यांशी, मैं क्या सोच रहा था कि तुम सासू माँ के साथ शॉपिंग मॉल चले जाओ। ये लो, ये कुछ 40-50 हजार रुपए और ये क्रेडिट कार्ड है। इससे तुम अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हो। इतने सारे पैसे देखकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है दामाद जी। अब दिव्यांशी अपनी माँ के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है और शाम को शॉपिंग करके घर लौटती है। अरे तुम लोग आ गए। ये देखो, मैंने ये डायमंड का हार तुम्हारे और सासू माँ के लिए लिया है। बाप रे, डायमंड का हार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना दामाद जी? नहीं, ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बस यही 8-10 लाख का है। क्या 8-10 लाख आपने एक झटके में खर्च कर दिया? तभी सुषमा अपनी गंदी नियत से कहती है, एक काम करिए ना दामाद जी, इस हार को आप ही अपने हाथ से पहना दीजिए। हर्ष हार को पहनाने लगता है। दिव्यांशी को थोड़ा अजीब फील होता है। तभी उस रात जब दिव्यांशी अपने पति के साथ अपने बेडरूम में सो रही होती है कि तभी सुषमा वहां पर शॉर्ट नाइटी पहनकर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ माँ, आप यहाँ इस वक्त? अब वो दिव्यांशी, मेरे कमरे का एसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? हाँ माँ, आइए ना, आराम कर लीजिए। अब दिव्यांशी सुबह उठकर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए सुषमा हर्ष के शरीर पर हाथ फेरने लगती है। तभी हर्ष नींद से उठ जाता है। उठ गए दामाद जी? और बताइए,
कैसी नींद आई आपको रात में? तभी हर्ष सुषमा को गले से लगाते हुए कहता है, और कब तक ऐसे ही डोरे डालती रहोगी सासू माँ? मैं जानता हूँ कि आप मेरे नजदीक आना चाहती हैं, लेकिन आप मुझे भी ये चीजें अच्छी लगने लगी हैं। आपका इस तरह मेरे नजदीक आना मुझे पागल कर देता है। अब सुषमा अपनी गंदी नीयत के साथ अपनी बेटी के पति को फंसा लेती है। तभी एक दिन, हर्ष, मैं और दिव्यांशी जरा घर का सामान लेने बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपनी सासू माँ के साथ घर पर आराम से रहना। हाँ, क्यों नहीं, आप आराम से जाइए, मैं हर्ष का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब कुछ देर बाद दिव्यांशी मार्केट से अपनी सास के साथ घर लौटती है। दिव्यांशी दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। पता नहीं क्या हो गया, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। रुकिए माँ, आप घबराइए मत, मेरे पास एक ऑल्टरनेट की है, मैं गेट खोलती हूँ। दिव्यांशी गेट खोलकर घर के अंदर घुसती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर उसकी माँ और उसका पति हर्ष, उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर रखा है। हर्ष, ये सब क्या है? दूर हटो मेरी माँ से। चुप करो दिव्यांशी, तुम्हारी माँ अब मेरी गर्लफ्रेंड और होने वाली पत्नी है। मैं इनको बाहों में भरूं या इनके साथ कुछ भी करूं, तुम बोलने वाली कोई नहीं होती हो। ये सब क्या है समधन जी? तुम्हें अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है जो मेरे बेटे के साथ रंगरलियां मना रही हो। जो बोलना है बोलिए, लेकिन अब ये दिव्यांशी का नहीं, मेरा पति है, और जल्दी हम शादी भी कर लेंगे। मुझे तो आप दोनों की नीयत पहले से ही खराब लग रही थी, और आज सच सामने आ ही गया। और हर्ष मेहरा, तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है। और माँ, आपने तो साबित कर ही दिया कि पैसा देखकर कैसे आप अपनी ही बेटी की सौतन बन गई। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन दिव्यांशी वेस्टर्न क्लोथ्स पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर एक लड़के के साथ सड़क पर घूम रही थी। तभी वहां से कार में हर्ष गुजरता है, जिसकी नजर दिव्यांशी पर पड़ती है, और वो कार से बाहर निकलकर उसके पास जाता है। ये सब क्या है दिव्यांशी? ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? एक सेकंड, तुम्हारे मुंह से तो बियर की बदबू आ रही है। तुमने ड्रिंक कर रखी है? ए, चल हट सामने से। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? तू जा मेरी सौतन के पास। ये देख, ये तुझसे स्मार्ट और हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है अब। ठीक है, जो मन करता है वो करो, मुझे क्या। हर्ष के चले जाने के बाद, वाह दिव्यांशी, क्या एक्टिंग करी है तुमने। एक पल को तो मुझे लग रहा था कि तुमने सच में बियर पी है। मुझे पता था कि मेरे पति हर शाम इस रूट से ही घर जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सारा ड्रामा किया। अब आए दिन दिव्यांशी विवेक के साथ शॉपिंग मॉल तो कभी कॉफी शॉप जाया करती, वहीं दूसरी तरफ हर्ष को अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी खाई जा रही थी। तभी एक रात दिव्यांशी विवेक के कंधे पर हाथ रखकर नशे की हालत में घर के अंदर घुसती है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। बहू, तुमने शराब पी रखी है। दिव्यांशी, तुमने आज फिर से ड्रिंक करी, और ये लड़का इतनी रात को तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ है तो, और आज रात मेरे कमरे में ही सोएगा भी। तुम्हें क्या, तुम जाओ मेरी सौतन के पास। दिव्यांशी विवेक के साथ जैसे ही अपने कमरे में सोने को जाती है कि तभी वहां पर हर्ष आता है। उसके पीछे पीछे सुषमा भी कमरे में जाती है। ओए, दूर हट मेरी दिव्यांशी से। दिव्यांशी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। अब तुम्हें एहसास हुआ कि मुझ पर क्या बीती थी जब तुमने मेरी ही माँ को मेरी ही आंखों के सामने मेरी सौतन बना दिया। और मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है, ये सब एक ड्रामा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि मुझ पर क्या बीती थी। हो गई गलती मुझसे, माफ कर दो मुझे। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हर्ष। चुपचाप से हमारी जिंदगी से चली जाओ। अब और नहीं तुम्हारे बहकावे में आकर मैं अब दोबारा अपनी बीवी को खोना चाहता। अब सुषमा अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर आती है। क्यों आई हो यहाँ पर? मुझे सब पता चला कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। अरे, जो माँ अपनी बेटी के ससुराल का पैसा देखकर उसी की सौतन बन जाए, इससे बुरा और क्या कर सकती है। अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सुषमा की गंदी नियत और लालच की वजह से उसका सारा परिवार उसे छोड़ देता है। ये देखो मेरी बहन, ये बादामी रंग की साड़ी आप पर खूब बढ़िया लगेगी, बिल्कुल नई डिजाइन की है। नहीं नहीं भैया, मुझे ये साड़ी कुछ खास नहीं लग रही। इसका रंग भी कितना फीका सा है, मुझ पर बिल्कुल नहीं खिलेगा। माँ, इस दुकान में कुछ खास साड़ी का कलेक्शन नहीं है, चलो हम कहीं और से साड़ी देखते हैं। ये सुनकर दुकानदार गुस्से से बौखला सा गया, क्योंकि शुभांगी ने दुकान की सैकड़ों साड़ी खुलवा कर देख ली पर खरीदी एक भी नहीं।
अरे बहन जी, जब साड़ी खरीदनी नहीं थी तो बेफिजूल में इतनी साड़ी क्यों खुलवाई? अब इन साड़ी का मैं क्या अचार डालूं? तुम जैसों को फुटपाथ पर बिकने वाली ठेले की साड़ी ही खरीदने की आदत होती है। दुकानदार भड़कते हुए शुभांगी को खूब सुनाता है। दरअसल कुछ दिनों में शुभांगी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए मालती उसी साड़ी की खरीदारी करवाने के लिए लाई थी। दोनों शोरूम से बाहर निकल आती हैं। शुभांगी, कितनी बढ़िया नई डिजाइन की साड़ी दिखा तो रहा था दुकान वाला, मगर आपने साड़ी का रेट सुना था? 2500 की एक साड़ी, बिल्कुल लूट मचा रखी है, जैसे हम अंबानी लग रहे हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। अरे तो क्या महंगे के चक्कर में तू साड़ी नहीं लेगी? तेरी शादी होने वाली है। माँ, मैं साड़ी लूंगी, मगर इन महंगे हाईफाई शोरूम से नहीं, कहीं और से। चलो आप। शुभांगी एक रिक्शे वाले को बुलाती है और दोनों बैठकर कुछ ही देर में एक बड़े ही सस्ते से बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ ठेले पर सस्ती साड़ी बिक रही थी, जिसे खरीदने के लिए महिलाओं में लूटमार मची हुई थी। लो जी बहन जी, आ गया है साड़ियों का बम्पर सेल। बिग बाजार दे रहा है 1000 में 4 साड़ियाँ, ब्रांडेड साड़ियाँ। लूट लो भाई, लूट लो। शुभांगी फट से साड़ी खरीदने के लिए ठेले की भीड़ में कूद पड़ती है। अरे वाह, ऐसे ही चटक रंग की साड़ी तो मुझे चाहिए थी। ये टमाटर कलर की साड़ी, ये पर्पल वाली और ये लेमन कलर वाली साड़ी भी लगे हाथ ले लेती हूँ। शुभांगी लालच में पड़कर ठेले की आधी साड़ी खरीद लेती है और पैसे देकर खुशी खुशी घर लौट आती है। देखा माँ, 2000 में कितनी सारी साड़ी खरीदी है, और ये साड़ी मैंने अपनी जेठानी के लिए और ये बनारसी वाली मैंने सासू माँ के लिए खरीदी है। बढ़िया है ना? शुभांगी की कंजूसी देखकर मालती माथा पीट लेती है। हे भगवान, लड़की, एक तो तूने अपनी शादी के लिए ठेले की साड़ी खरीदी है और अपनी सास और जेठानी को भी ऐसी सस्ती वाली ठेले की साड़ी देगी। समधन जी क्या सोचेंगे? अरे वो लोग अच्छे खासे अमीर खानदान से हैं। माँ, एक तो तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बचत की है और तुम खुश नहीं हो। मैं इन साड़ियों को डिब्बे में पैक करवा लूंगी। देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है। लड़के वाले बारात लेके आते हैं। सभी औरतों की नजर शुभांगी की जेठानी शिप्रा की हजारों की महंगी साड़ी पर टिक जाती है। शुभांगी अपने ससुराल आती है, जहां उसका स्वागत होता है। तभी ननंद नित्या जेठानी की तरफदारी करती है। वैसे शिप्रा भाभी, आपकी साड़ी कमाल की लग रही है। पता है, भाभी की तरफ वाले लोग कह रहे थे दुल्हन से ज्यादा तो जेठानी जच रही थी। जेठानी की तारीफ सुनकर शुभांगी जलकर खाक हो जाती है। कमाल है जेठानी जी, शादी मेरी थी मगर सारी सुर्खियां आपने बटोर ली। वैसे कितने की है आपकी साड़ी? कुछ खास महंगी नहीं है देवरानी जी, बस 50,000 की है। साड़ी का रेट सुनते ही देवरानी दिल थाम लेती है। 50,000? हे भगवान, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। इतने में तो पूरी दुकान उठा ले आऊं साड़ी की। क्या हुआ देवरानी जी? साड़ी का रेट सुनकर तुम्हारी सांस क्यों अटक गई? हो सकता है शिप्रा भाभी, छोटी भाभी को इतनी महंगी साड़ी पहनने की आदत नहीं होगी। ननंद को बीच में चुटकी लेते देखकर शुभांगी शेखी बघाड़ती हुई बोलती है। बस 50,000? मैंने तो अपनी शादी के लिए पूरी 1 लाख की साड़ियां खरीदी हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी की साड़ी पर चर्चा खत्म हो गई हो तो सब आराम कर लो। हाँ, मैं तो काफी थक गई हूँ। चलिए माहिर जी, आराम करते हैं। अगले दिन शुभांगी अपनी सास और जेठानी के लिए साड़ी लेकर आती है। सासू माँ, जेठानी जी, ये साड़ियाँ माँ ने आप दोनों के लिए भेजी हैं, देख लीजिए। शिप्रा जैसे ही साड़ी खोलकर देखती है तो शक्ल बना लेती है। जेठानी जी, ये संतरी रंग की साड़ी खास मैंने आपके लिए चुना था, अच्छी लगी ना? ठीक ठाक है, पर ऐसे चटक रख में पहनती नहीं। मुझे फैंसी साड़ी पसंद है, तो ये तुम रख लो। लगता है मेरी देवरानी मुझे अनाड़ी समझ रही है। ठेले की साड़ी मुझे चिपका रही थी। शिप्रा देवरानी को साड़ी लौटा देती है। शुभांगी एक एक करके ठेले वाली साड़ियां पहनना चालू करती है। हे भगवान, मेरी तो सब साड़ी गंदी हो गई हैं। आज मशीन लगाकर धो लेती हूँ। देवरानी जी, तुम मशीन लगा रही हो तो मेरी साड़ी भी धो देना। वैसे तो मुझे ड्राई क्लीन करवानी थी, लेकिन धोबी आया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं आपकी साड़ी एकदम चकाचक करके दूंगी। शुभांगी सब साड़ी इकट्ठे धो देती है। पहले धुलाई में उसके ठेले वाली साड़ी का कच्चा रंग उतरकर जेठानी की महंगी साड़ी में लग जाता है। कहीं भैंस पानी में जेठानी जी की महंगी साड़ी खराब कर दी है। उफ। शिप्रा जब अपनी महंगी साड़ी पर रंग चढ़ा देखती है तो वो भड़क जाती है। देवरानी जी, तुमने अपनी ठेले वाली साड़ी के साथ मेरी महंगी साड़ी क्यों धोई? पूरे 25,000 की थी मेरी साड़ी। जेठानी जी, अब ज्यादा भाव मत खाइए, मैं आपको डिट्टो ऐसी साड़ी खरीद कर दे दूंगी। अब आप बस कीजिए। देवरानी उसी दिन साड़ी खरीदने बाजार जाती है। हे भगवान, सारा बाजार छान मार लिया, कहीं भी ठेले वाली ने साड़ी नहीं लगाई। मुंह लटका कर देवरानी घर पर आ जाती है, जहां गली में ठेले वाला सस्ती साड़ी बेच रहा था।
बढ़िया फैंसी फैशनदार साड़ियाँ ले लो, 200 में ले लो। 200 रुपए में ठेले की साड़ी सुनकर देवरानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो न आओ देखती है न ताओ, मोहल्ले के बीच में खड़ी होकर साड़ी खरीदने लगती है। अरे वाह भैया जी, साड़ी तो रंग बिरंगी है, मगर रंग तो पक्का है, धुलाई में जाएगा तो नहीं? अरे रंग की पूरी गारंटी है बहन जी, हमारे यहाँ थोक में साड़ी बिकती है, इसलिए वाजिब दाम रखा है, कपड़ा भी सस्ता है, टिकाऊ है। ठगेरू ठेले वाले की चिकनी चिकनी बातों में आकर शुभांगी पूरा ठेला खरीद लेती है। वहीं पड़ोसन शीला कमला बातें बना रही थी। अरे कमला, ये तो सुषमा की बहू है ना, देख लो, जिठानी लाख रुपए से नीचे की साड़ी नहीं पहनती और देवरानी ठेले की साड़ी खरीद रही है। अरे सुना है गरीब घर से आई है, वरना हम जैसे अमीरों के लिए तो शौक बड़ी चीज है। शुभांगी साड़ी लेकर अंदर आती है। देवरानी जी, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ, और इतनी खुश क्यों हो रही हो जैसे खजाना हाथ लग गया हो? फायदे का सौदा करके आ रही हूँ जेठानी जी, ये देखो 2000 रुपए में पूरी 20 साड़ी खरीदी है मैंने। शुभांगी, तुमने साड़ी चेक करके खरीदी है? नहीं, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अभी बताती हूँ, रुको जरा। जेठानी एक एक करके सारी साड़ियां खोलकर देवरानी को दिखाती है। कोई साड़ी अंदर से फटी हुई थी तो किसी का रंग उतरा हुआ था, जिससे शुभांगी के सर से चिड़िया उड़ जाती है। जेठानी जी, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, उस ठेले वाले ने मुझे चूना लगा दिया। हाँ तो किसने कहा था तुम्हें ठेले की साड़ी खरीदने को? अरे महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार। चलो इन साड़ियों को लौटा आते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही बाहर आती हैं तब तक साड़ी वाला रफू चक्कर हो गया था। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी देवरानी के सर से ठेले की साड़ी खरीदने का सुरूर नहीं जाता। फिर एक दिन, शुभांगी बहू, ये लो, तुम दोनों देवरानी जेठानी जाकर बढ़िया बढ़िया साड़ियां खरीद कर ले आओ, रिश्तेदारी में देनी है। 11 साड़ी खरीदना, बढ़िया दाम और डिजाइन की। जी अच्छा सासू माँ। चलो देवरानी जी, चलते हैं। देवरानी अंदर अंदर खिचड़ी पकाने लगती है। अगर जेठानी जी मेरे साथ गई तो फालतू के पैसे खर्च करेंगे, रिश्तेदारों को ही तो देनी है। 2000-2500 की साड़ी खरीदने से बढ़िया है ठेले की साड़ी ले लूंगी, बाकी जो पैसे बचेंगे उसमें मेरे लिए भी साड़ी आ जाएगी। देवरानी चाल खेलती है और जेठानी को कामों में फंसाकर खुद से सस्ती ठेले की साड़ी खरीद कर ले आती है। अगले दिन, शुभांगी बहू, मैंने जो साड़ी मंगाई थी, जाओ लेकर आओ। जी सासू माँ, ये लीजिए। शुभांगी साड़ी लाकर सास को दे देती है। साड़ी की बढ़िया पैकिंग देखकर बुआ सास, मौसी सास खुश हो जाती हैं। अरे भाभी, साड़ी देने की क्या जरूरत थी, हम तो घर के हैं। अरे सुगंधा जिज्जी, आपका हक बनता है साड़ी का, आखिर बेटे की शादी की है मैंने। खोल कर एक बार रंग देख लेती हूँ, वरना अभी बदल के दूसरी चुन लूंगी। जी जी। सुगंधा जैसे ही बॉक्स खोलती है तो फटी साड़ी देखकर मुंह फुला लेती है। वाह सुषमा भाभी, रिवाज के नाम पर ये फुटपाथ की साड़ी देने को ही मैं मिली थी, ऐसा कंजरपन आपको शोभा नहीं देता। अरे जीजी, मेरी बात तो सुनो। सुगंधा गुस्से में सुषमा को खूब खरी खोटी सुनाती है। रिश्तेदारी के आगे सुषमा लज्जित हो जाती है। बुआ जी, आप नाराज मत होइए, मेरे पास कोरी साड़ी रखी है, आप पर खूब जचेगी, मैं अभी लाई। उस वक्त जेठानी अपनी महंगी साड़ी देकर रिश्तेदारी में इज्जत रखती है। सबके जाने के बाद शुभांगी को खूब डांट पड़ती है। छोटी बहू, तुम्हारी छपरी हरकत के चलते आज रिश्तेदारी में मेरी नाक कट जाती, अगर शिप्रा बहू नहीं होती तो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तो बस थोड़ी बचत करना चाहती हूँ, आज के बाद मैं ठेले से साड़ी नहीं खरीदूंगी। आखिरकार देवरानी के सर पर चढ़ा ठेले से साड़ी की खरीदने का भूत उतर जाता है और शुभांगी अपनी जेठानी शिप्रा की तरह दुकान की साड़ी पहनने लगती है।